एफबीआई पुलिस को जनवरी 2013 में एक लेटर मौसूल हुआ जिस पर लिखा हुआ था कि मेरा नाम जॉन एंगलन है। 11 जून 1962 को मैं अपने भाई क्लेरेंस एंगलन और एक साथी फ्रैंक मोरिस के साथ जेल से फरार हुआ था। ये ऐसी खबर थी जिसने एफबीआई अफसरान को हिलाकर रख दिया। इस जेल ब्रेक को 50 साल गुजर चुके थे और न सिर्फ एफबीआई बल्कि अमेरिका की 2 और टॉप लेवल एजेंसीज भी अपना पूरा जोर लगा चुकी थी। ये केस सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका था। एफबीआई पुलिस के जहन में अभी भी एक ही सवाल अटका हुआ था कि जिस जेल में कैदी को बिल्कुल खुला भी छोड़ दिया जाए तो फिर भी वो भाग नहीं सकता, वहाँ इतनी आसानी से वो 3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग निकले और अगले 10 घंटों तक किसी को कानों कान खबर क्यों न हुई। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब वेस्ट टीवी की आज इस वीडियो में। नाजरीन, ये जेल पैसिफिक ओशन के बीच 22 एकड़ पर फैले हुए एक आइलैंड पर बनी हुई है जिसे अल्कट्राज कहा जाता है। ये आइलैंड चारों तरफ से न सिर्फ तेज हवाओं बल्कि समुद्र के सर्द पानी में भी घिरा हुआ है और यही वजह है कि अगर कोई कैदी जेल से बाहर भी निकल जाए तो उसके लिए सर्द समुद्र को अबूर करना तकरीबन नामुमकिन है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कंक्रीट से बनी 20 फुट ऊंची दीवारों पर 15 फुट ऊंची फेंस भी लगाई गई है। इसके अलावा बिल्डिंग के कॉर्नर्स पर 6 वाइट टावर्स भी बनाए गए हैं जिन पर मॉनिटरिंग के लिए गार्ड्स हर वक्त मौजूद होते हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया जहां दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। 1934 से 1962 के बीच इन 28 सालों में 36 कैदियों ने 14 बार भागने की कोशिश की। इनमें 23 को दोबारा पकड़ लिया गया, 7 को गोली मार दी गई जबकि 6 समुद्र के सर्द पानियों में डूबकर मर गए। यानी इस जेल में कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि इसको आज तक इनएस्केपेबल प्रिजन का दर्जा हासिल था। लेकिन इसका भरम तो तब टूटा जब 11 जून 1962 को 3 प्रिजनर जेल अथॉरिटीज की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। असल में ये 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं जिनमें जॉन एंगलन और क्लेरेंस एंगलन आपस में भाई हैं और इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मोरिस जो 13 साल की उम्र से ही किसी न किसी वजह से गिरफ्तार होता रहा है और इस बार वो भी एक बैंक रॉबरी के केस में ही 10 साल की सजा काट रहा था। सबसे आखिर में ये है एलन वेस्ट जो ज्यादातर कार चोरी के इल्जाम में सजा काट चुका है। ये पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है और इसीलिए इसे अब अल्कट्राज में रखा गया है। एलन चूंकि इस जेल में काफी अरसे से है तो इसी वजह से उसे जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों की निस्बत ज्यादा मालूम है। जेल से भागने का आइडिया भी सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों के साथ शेयर किया था। जेल के ब्लॉक बी में हर सेल की बैक वॉल पे सिंक के नीचे एक लूप होल था जहां से भागना किसी हद तक शायद मुमकिन था और इसे सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही तलाश किया था। खुशकिस्मती से इन चारों प्रिजनर के सेल्स भी ब्लॉक बी में ही मौजूद थे। वो जेल में लंच के दौरान अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहे थे इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। प्लान के मुताबिक उनका पहला टारगेट इस वेंट से बाहर निकलना था लेकिन इस वेंट का साइज सिर्फ 6x9 इंच था। यानी ये वेंट इतना छोटा था कि इसे बड़ा किए बगैर यहाँ से गुजरना इम्पॉसिबल था। अब एलन चूंकि जेल की मेंटेनेंस में काम कर चुका था इसलिए उसे मालूम था कि कंक्रीट से बनी इन दीवारों को समुद्र के नमकीन पानी ने अंदर से खोखला कर दिया है, इसलिए इस वेंट को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। वो मौका ढूंढकर वेंट को तोड़ते थे और ये काम वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से करते थे और बाद में उन्होंने काम में तेजी लाने के लिए वैक्यूम मोटर से ड्रिल मशीन भी बना ली थी। इस काम को सीक्रेट रखने के लिए वो वेंट के आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई और सामान रख देते थे। ये सारा काम म्यूजिकल आवर्स में किया जाता था जब शोर शराबे की वजह से उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता था। वेंट एक मेंटेनेंस कॉरिडोर में खुलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अल्कट्राज के डिफेंस की सेकंड लेयर उनके प्लान का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट था। मतलब समुद्र को क्रॉस करने के लिए उन्हें एक राफ्ट और 4 लाइफ जैकेट्स की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने जेल से मिलने वाले रेन कोट्स पहले से ही जमा कर रखे थे। कैदियों को जेल में बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर भी मेंटेनेंस के बहाने छत पर जाया करते थे और इसी बहाने वो राफ्ट और लाइफ जैकेट
जैकेट्स बनाने का काम भी किया करते थे। अब प्लान पूरी तरह से रेडी था, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम बाकी थी और वो थी उनकी सेल से गैर मौजूदगी, क्योंकि गार्ड्स को अगर जरा से भी भनक पड़ जाती तो पूरा प्लान चौपट हो सकता था। उन्होंने सोप, प्लास्टर और सीमेंट डस्ट के मिक्सचर से डमी हेड्स बनाए और गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन पर बाल भी लगाए, जो उन्होंने जेल से ही हेयर कट के दौरान चुराए थे। 11 जून 1962 रात 9:30 पर जेल की लाइट्स ऑफ हो गई। प्लान के मुताबिक वेंट को क्रॉस करके वो मेंटेनेंस कॉरिडोर में आए और वहां से वो पाइपलाइंस के जरिए छत पर आ गए। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर 15 फुट ऊंची फेंस को फलांग कर भाग निकले। उन्होंने जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहनी और फिर इन्फ्लेटेबल राफ्ट में बैठकर फरार हो गए। सुबह 7 बजे असेंबली में जब काउंटिंग की गई तो 3 प्रिजनर मिसिंग थे। गार्ड्स के चेक करने पर फ्रैंक मोरिस और एंगलन ब्रदर्स अपने बिस्तर पर नॉर्मल सो रहे थे। गार्ड्स ने जब सेल के अंदर जाकर कंबल हटाकर चेक किया तो बिस्तर पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये सोचकर कि प्रिजनर आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। जब सेल्स को चेक किया गया तो पता चला कि तीनों प्रिजनर दीवार में बने वेंट को तोड़कर भागे हैं, लेकिन हैरानगी तो तब हुई जब ये देखा गया कि 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट टूटे हुए थे। ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब ये पता चल चुका था कि उसके बचने का अब कोई इम्कान नहीं, इसीलिए उसने FBI को अपना सारा प्लान बता दिया। प्लान के मुताबिक उन्हें अल्कट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड पर उतरना था। FBI और लोकल पुलिस ने इन आइलैंड्स के आसपास के सारे एरियाज को चेक किया, लेकिन उनका कोई सुराग ना मिला। FBI को अब ये समझ नहीं आ रही थी कि उनको समुंदर निकल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी पुलिस को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन फिर ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स और जहां वो सारी चीजें बनाई गई थी, उस वर्कशॉप को देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अगले 2 दिन तक FBI, कोस्ट गार्ड और लोकल पुलिस इन 3 प्रिजनर्स को ढूंढते रहे, लेकिन ना ही उनको प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट और लाइफ जैकेट। 14 जून को एंजल आइलैंड पर एक पैडल मिला जो उसी राफ्ट का मालूम होता था। इसके अलावा रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिनमें जॉन और क्लेरेंस एंगलन का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली पिक्चर और कुछ लेटर मौजूद थे। अगले 3 महीनों तक FBI को ना तो वो जिंदा मिले और ना ही उनकी डेड बॉडीज। एस्केप के 15 साल बाद जॉन और क्लेरेंस के कजन ने उन्हें ब्राजील के एक क्लब में देखा और फोटो भी खींच ली। उनकी फैमिली का मानना है कि ये जॉन और क्लेरेंस एंगलन ही हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि इनकी एज जॉन और क्लेरेंस के साथ मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब उनके जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद 2013 में मिलने वाले इस लेटर में जॉन एंगलन ने लिखा कि मेरी उम्र 83 वर्ष है और मैं कैंसर में मुब्तला हूँ। इलाज के बदले में सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद दोबारा कभी राब्ता नहीं किया गया। ये केस आज भी US मार्शल में ओपन है और तब तक ओपन ही रहेगा जब तक वो जिंदा या मुर्दा पकड़े नहीं जाते या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्कट्राज 21 मार्च 1963 को ही मेंटेनेंस अखराजात की वजह से बंद कर दी गई। अल्कट्राज को आज नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। विजिटर ब्लॉक बी के उन सेल्स का विजिट करने आते हैं जहां वो चारों प्रिजनर कभी कैद हुआ करते थे। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।